आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। मॉस्को 1936। बोल्शेविक पार्टी के लोगों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और मिलिट्री ड्रेस पहने एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने सिगार जलाई और माइक की तरफ बढ़ने लगा। सारे लोग अपनी जगह से अब खड़े हो गए थे और तभी उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि लोगों ने बोल्शेविक पार्टी को स्वीकारा है। बोल्शेविक 98% वोटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। यह सुनते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वो शख्स हाथों में वाइन का ग्लास उठाए लोगों को तकते जा रहा था। काफी देर बीत गए मगर तालियां अभी तक बज रही थी। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, लेकिन तालियां रोकने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। मगर ऑडियंस में ही मौजूद वेसेली पेट्रोविच तालियां बजाते बजाते अपना धीरज खोने लगे और अपनी जगह पर बैठ गए। अब ताली बजा रहे हर किसी की नजर उन पर टिक गई थी। अगले रोज वेसेली को सोवियत यूनियन की सीक्रेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें टॉर्चर किया गया, मारा गया और चेतावनी दी गई, आइंदा जोसेफ स्टालिन जब तक ना कहें अपनी जगह पर बैठने की गलती ना करना। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आज नामी गिरामी में कहानी सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और व्लादिमीर लेनिन के उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन की। Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием, и которые прислали съезду приветственное обращение. Выразить благодарность за братские приветствия, за пожелания успеха, за доверие. समय का चक्र 18वीं शताब्दी के अंत की उद्घोषणा कर रहा था। अंत फिलीपींस और अमेरिका के बीच दशक भर से चल रहे युद्ध का भी हो रहा था, लेकिन आर्कटिक महासागर से सटा सोवियत यूनियन गृह युद्ध की गिरफ्त में कसता जा रहा था। करीब 300 साल पुराने रोमानोव साम्राज्य के खिलाफ जनता लामबंद हो रही थी, जिसकी कमान थी बोल्शेविक पार्टी के सर्वे सर्वा व्लादिमीर लेनिन के हाथों में। रूस में हो रहे आंदोलन से दूर स्टालिन का ध्यान अभी भी चर्च सेमिनरी की पढ़ाई पर था। मगर तभी एक रोज उन्हें किताब मिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स। किताब पढ़ने के बाद स्टालिन पर मार्क्स का रंग गहरा चढ़ा। उन्होंने चर्च से मोह भंग कर रोमानोव साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी और इसका जरिया बना जॉर्जियन मार्क्सिस्ट मूवमेंट। रूढ़िवादी से समाजवादी हो चुके स्टालिन अब रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का हिस्सा थे। 20 साल की उम्र में स्टालिन को पार्टी के टिफलिस कमेटी में शामिल किया गया। स्टालिन जानते थे कि अगर निकोलस सेकंड के साम्राज्य को झुकाना है तो उसकी जड़ पर चोट करना पड़ेगा। मजदूरों को अपने साथ जोड़ना होगा और इसके लिए उन्होंने चुना ब्लैक सी के पास बसे बेटुमी को। बेटुमी तेल के व्यापार का गढ़ था, जिसकी गाड़ी मजदूर हाँक रहे थे। मगर 1901 में स्टालिन ने मजदूरों को अपनी ओर किया और हजारों की संख्या में मजदूरों को रोमानोव साम्राज्य के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन ये मृत लोग स्टालिन के लिए मात्र संख्या भर थे, जो उन्हें लेनिन के करीब ले जा रहे थे। स्टालिन की सफलता लेनिन के कानों तक जल्द पहुंची और उन्होंने स्टालिन को तलब किया। पहली ही मुलाकात में स्टालिन से प्रभावित लेनिन ने आंदोलन को जीवित रखने की जिम्मेदारी स्टालिन के कंधों पर डाल दी और मूवमेंट चलाने के लिए फंड जुटाने का निर्देश दे दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में
सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं। उस समय जो लड़ाई हो रही थी, उस समय एक जारिस्ट रेजिम के अगेंस्ट में लड़ाई हो रही थी, और जारिस्ट जो रेजिम था काफी एक तरह से रिप्रेसिव रेजिम था। वो आज की डेमोक्रेसी से या जिस ढंग का भी सिस्टम है उससे तुलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। एग्जाइल बहुत कॉमन था। आप जानते हैं कि लेनिन को काफी समय तक एग्जाइल में भी रखा गया था। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ स्टालिन के बारे में जो कंट्रोवर्शियल है कि उन्होंने रॉबरी की, उन्होंने बहुत सारे गलत तरीकों का उपयोग किया अपने मोबिलाइज के लिए, तो ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि रॉबरी की भी बात होती है। लेकिन अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इतना रेप्रेसिव रेजिम होता है, ऑटोक्रेटिक रेजिम होता है, तो वैसे में अगर कुछ जो रेबल ग्रुप होते हैं या जो डिसेंट ग्रुप होते हैं वो इस ढंग की एक्टिविटीज करते हैं और उसको नेसेसरली अनजस्टिफाइड या इलीगल नहीं माना जाता है, अगर आप कम्युनिस्ट लिटरेचर बाद या सोशलिस्ट लिटरेचर बाद में देखेंगे। एम्परर निकोलस से लगातार लोहा ले रहे स्टालिन अब सलाखों के पीछे थे, लेकिन लेनिन की बोल्शेविक पार्टी रोमानोव साम्राज्य की संसद डूमा के अंदर थी। जनता के विरोध को समेटने के लिए एम्परर निकोलस ने डूमा की स्थापना की, लेकिन इससे फायदा सिर्फ बोल्शेविक पार्टी को हुआ, जिसकी डूमा में अगुवाई कर रहे थे मालिनोवस्की, स्टालिन के सबसे खास मित्र। संदेश साफ था कि बोल्शेविक पार्टी सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, वो संसद में भी बैठेगी और डंके की चोट पर अपनी बातों को भी रखेगी। इसी तरह 6 साल गुजर गए। 1912 में स्टालिन जेल से फरार हुए और सीधा अपने दोस्त मेलिनोवस्की से मिलने जा पहुंचे। तुम्हें देखकर खुशी हुई स्टालिन। मोलिनोवस्की मेरे दोस्त, तुमसे ज्यादा खुश मैं हूं। डूमा में तुम बोल्शेविक पार्टी की अगुवाई कर रहे हो। बस अब इस प्रोटेस्ट को और तेज करने का समय आ गया है। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हारे आने की खुशी में मैंने कल डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। पार्टी के भी कुछ लोग आ रहे हैं और हाँ, तुम्हें भी आना होगा। मोलिनोवस्की, अब तुमने बुलाया है तो आना ही पड़ेगा। मेलिनोवस्की को अपना सबसे खास मान रहे स्टालिन डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच तो गए, मगर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि डूमा में बोल्शेविक की अगुवाई कर रहे मेलिनोवस्की एम्परर निकोलस की सीक्रेट पुलिस के एजेंट थे। डिनर पार्टी में पहुंचते ही स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने उन पर गहरा असर किया। उन्हें अब अपने करीबी दुश्मन दिखाई देने लगे। जिन्हें वो सबसे करीब पाते थे वही अब स्टालिन से कन्नी काट रहे थे। सालों से सलाखों के पीछे कैद स्टालिन ने तय किया कि वो हर धोखे का हिसाब करेंगे, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। उनके रास्ते में आने वाले हर शख्स का बस एक ही अंजाम होगा, मौत। 1924 की बात मैं बोल रहा हूँ, और लेनिन को स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक के बाद ये बात होती है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो उसमें एक तो आपके स्टालिन होते हैं, दूसरा ट्रॉट्स्की होता है, 6 लीडर होता है। उसमें कमनेव है, जिनोइव है, बुखारिन है। उस टेस्टामेंट में बोलते हैं, लेनिन बोलते हैं कि जो सेंट्रल कमेटी है, जो कि उस समय की हेडिंग कमेटी थी, टॉप लीडर जिसमें रहते थे, तो सेंट्रल कमेटी को एक्सपेंड करने की जरूरत है। यानी कि जिस ढंग से स्टालिन उस पर कंट्रोल कर लिए हैं, इससे कम्युनिस्ट पार्टी का नुकसान होगा। और उन्होंने यह भी बोला है उस टेस्टामेंट में, ठीक मरने से पहले का टेस्टामेंट, जिसको कि बोला जाता है कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो उस टेस्टामेंट में यह भी बोला है कि स्टालिन को पार्टी के कंट्रोल से दूर रखा जाए, क्योंकि स्टालिन पे लेनिन का बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो बोलते हैं कि स्टालिन को दूर रखा जाए क्योंकि वो काफी ऑटोक्रेटिक लीडर के रूप में इमर्ज करेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी का विनाश होगा अगर वो रूलर बनते हैं तो। लेनिन की मृत्यु स्टालिन के काल का उदय था। वो जनरल सेक्रेटरी रहते हुए पार्टी का सर्वेसर्वा थे। अब बारी थी उन लोगों को किनारे लगाने की जिन्होंने हर वक्त उन्हें धोखे में रखा। इसमें सबसे पहला नाम था लेनिन के बाद पार्टी में नंबर 2 कहे जाने वाले लियोन ट्रॉट्स्की का। ट्रॉट्स्की को उनके पद से हटा दिया गया और देश से निकाल दिया गया, मगर ट्रॉट्स्की के लिए स्टालिन की नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। मैक्सिको में रह रहे ट्रॉट्स्की की उनके घर पर ही हत्या कर दी गई। यह स्टालिन की तरफ से मौत का पैगाम था, मगर पार्टी में अभी भी कई ऐसे लोग थे जो स्टालिन को अपना नेता मानने से इनकार कर रहे थे। स्टालिन को भी इसकी खबर थी, लेकिन वो सही मौके के इंतजार में थे जब इन नेताओं को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले उन्हें सोवियत यूनियन की आर्थिक स्थिति बेहतर करनी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज करना था, और इसमें उन्हें सबसे बड़ी बाधा दिखाई दे रहे थे जमींदार किसान। स्टालिन ने सबसे पहले इन्हें ही रास्ते से हटाने का फैसला किया और गरीब किसानों को इनके खिलाफ कर दिया।
दो फेज है। लेनिन का जो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है 1920-21 के बाद की बात है। पहले तो वार कम्युनिज्म होता है, यानी कि जब वार हो रहा है, और जब 1917 में तो क्रांति होती है, लेकिन उसके बाद भी व्हाइट आर्मी जो है वो इसके विरोध में वार चलते रहता है और ये 21 तक चलता है। तो वार कम्युनिज्म में तो काफी जो पॉलिसीज थे वार सेंट्रिक थे कि कैसे जो भी उसके व्हाइट आर्मी के सपोर्ट में उसको खत्म किया जाए। लेकिन उसके बाद लेनिन को रियलाइज होता है कि अगर आप उस ढंग का कम्युनिज्म लाएंगे तो लोगों में जो खासकर किसानों में जो इंसेंटिव है, आखिर किसान क्यों ज्यादा प्रोड्यूस करे, अगर उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा तो अगर सब कुछ स्टेट ले लेगा टैक्स के रूप में तो क्यों प्रोड्यूस करेगा। तो उस इंसेंटिव को मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो पॉलिसी लाई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें उनका मानना यह था कि जो छोटे छोटे जो फार्मर्स है उसका कंट्रोल, उसका जो लैंड ओनरशिप है उसको रहने दिया जाए। लेकिन लेनिन की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें कुछ स्पेस था कि जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे शॉपकीपर्स हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो बाद में आप जो बात कर रहे हैं कि कुलक्स एक टर्म होता है जो रिच फार्मर्स के लिए बोला जाता है, तो कुलक्स को वहां पे बात होती है कि कुलक्स को एलिमिनेट किया जाए। वो स्टालिन क्या करता है, स्टालिन की जब पॉलिसी आती है कलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं, कलेक्टिवाइजेशन। तो कलेक्टिवाइजेशन में ये होता है कि फार्मर्स के पास अपने लैंड नहीं होंगे, वो जो प्रोसेस होगा वो एक तरह से कम्युनल ऑनरशिप होगा, मतलब पूरे गांव का होगा, या वहां इस ढंग की कलेक्टिव ऑनरशिप की बात होती है। जमींदार किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल स्टालिन ने गरीब और भूमिहीन किसानों के बीच इस बात को स्थापित किया कि उन्होंने ही उन्हें जमींदार किसानों की यातना से मुक्ति दिलाई है और अब उन्हें स्टालिन की मदद करनी है। देश को आगे ले जाना है जिसमें सबसे बड़ी भूमिका किसानों की होगी। छल से भरे इस प्रलोभन ने किसानों को उस दौर में धकेल दिया जहां उनसे लगातार घंटों खेती करवाई जाती और खाने के नाम पे एक मुट्ठी अनाज मिलता। शहरों में बैठे लोग एक और जहां सुखी समृद्ध जीवन जी रहे थे, तो वहीं गांव में किसान दाने दाने को मोहताज थे। और इसने जन्म दिया सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी भुखमरी को। करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन अखबारों में एक खबर तक नहीं छपी। स्टालिन के लिए ये मौत देश की प्रगति के लिए दी गई कुर्बानी थी, जिसकी अहमियत उनके लिए ना के बराबर थी। स्टालिन के प्रयासों के बावजूद अकाल की खबर छिप ना सकी, और खबर सामने आने के बाद इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया स्टालिन की दूसरी पत्नी नाडिया को, जिन्होंने इस खबर को सुनने के बाद आत्महत्या कर ली। नाडिया की मौत से उबरने में स्टालिन को कई दिन लग गए। लगा कि नाडिया के जाने के बाद स्टालिन की क्रूरता कम होगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। स्टालिन का पूरा फोकस अब अपनी ख्याति को और बढ़ाने में लग गया। इसी कड़ी में उन्होंने 1934 को बोल्शेविक पार्टी की मीटिंग बुलाई। ये बैठक संदेश था उन लोगों के लिए जो खुद को पार्टी से ऊपर समझने की भूल कर रहे थे, और इसमें एक नाम था स्टालिन के सबसे खास और करीबी, किरोव का। किरोव सोवियत यूनियन की जनता और बोल्शेविक के बीच एक चर्चित चेहरा थे, जिन्हें लोग खुद से जोड़ पाते, लेकिन स्टालिन को ये पसंद नहीं था। किरोव से कई मुलाकातों के बाद स्टालिन ने एक फैसला किया जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दी। दिसंबर 1934 किरोव अपने दफ्तर पहुंचे। सुबह का वक्त था। उस दिन दफ्तर में लोग कम थे। ये देखकर किरोव को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो आगे कुछ सोच पाते कि तभी गोली चलने की आवाज आई। गोली किरोव का सीना पार कर गई। अगले रोज अखबारों में आई किरोव की मौत की खबर हर किसी के लिए रहस्य बन गई। किसी को भी कातिल का नाम तक नहीं पता चल सका जब तक स्टालिन ने एक प्लान को अंजाम नहीं दिया। बोल्शेविक पार्टी के कई लोगों के घर पर सोवियत यूनियन की सीक्रेट पुलिस एनकेवीडी ने दस्तक दी। ये वही लोग थे जो पार्टी में स्टालिन की मुखालफत किया करते। एक एक करके सभी को बंदी बनाया गया। उन पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो किरोव की कत्ल में अपना शामिल होना स्वीकार करें, मगर बोल्शेविक पार्टी के उन मेंबर्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। स्टालिन को जब इसकी खबर लगी तो वो खुद उनसे मिलने आए। मेरे प्यारे बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स, मुझे मालूम है कि आपने किरोव की हत्या नहीं की, लेकिन क्या करें, आपकी न पार्टी को ज़रूरत है और न मुझे। इसलिए आप ये गुनाह कबूल कर पार्टी के लिए अपना बलिदान दें। और अगर फिर भी आप ऐसा नहीं करते तो एक बार अपने घर वालों के बारे में भी सोचिएगा, क्योंकि अगर आपने किरोव की हत्या का इल्ज़ाम कबूला तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप सबका परिवार सलामत रहेगा। लेकिन अगर आप इनकार करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए कि आपको किसे चुनना है
खुद को या परिवार को। स्टालिन के खौफ ने काम अब आसान कर दिया था। पार्टी मेंबर्स ने हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया और सबको जेल में ही गोली मार दी गई। अखबारों में हेडलाइन थी, किरोव के हत्यारे मिल गए। लोगों के लिए केस तो सुलझा, लेकिन अब बारी खुद उनकी थी। कोई दो मत ही नहीं है कि स्टालिन ने क्या किया है कि उसने पॉलिटिकल लीडर जो भी उसके अगेंस्ट में बोल रहा था या जो भी उसको लग रहा था कि ये हमारे विरोध में खतरे के रूप में पैदा हो सकता है, तो वो सीक्रेट सर्विसेज के माध्यम से उसको अरेस्ट करवाता था और अरेस्ट करने के बाद जबरदस्ती फोर्स करके या उसके फैमिली परिवार पे दबाव बना के उन पर एक तरह से कि अपनी गलती को मानो और नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे बेटे को, बेटी को, अपने तुम्हारी फैमिली को एलिमिनेट करवा देंगे, इस ढंग का डर दिखा के उससे अपनी गलती को एक्सेप्ट करवाता था। और वो आदमी पब्लिकली कई बार एक्सेप्ट करता था कि हाँ हमने ये गलती की है, क्योंकि वो चाहता था कि अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरी फैमिली बच जाए। तो इस ढंग के स्टालिन हजारों, एक दो नहीं हजारों काम किए हैं। एंड स्टालिन वाज वन ऑफ द वर्स्ट रूलर्स ऑफ 20th सेंचुरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि उसका जो दूसरा रोल है कि मॉडर्नाइजेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें उसका रोल है, लेकिन आखिर आप इंडस्ट्रियलाइज मॉडर्नाइज करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ मैसिव एलिमिनेशन ऑफ पीपल। कई करोड़ लोग मारे गए, गुलाम बनाए गए। सोवियत यूनियन में बस अब एक ही नेता था, जोसेफ स्टालिन। लेकिन सोवियत यूनियन के बाहर एक और नेता का उदय हो रहा था। नाम था एडोल्फ हिटलर। देखिए, स्टालिन को शुरू में स्टालिन को लग रहा था कि हमें अगर सोशलिज्म को बचाना है तो अभी वॉर में नहीं जाना है। आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लेनिन ने वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर लिया था, यह कह के कि हम अभी जो जार जो थे वॉर में जाना चाहते थे, लेकिन उसने बोला कि हम वॉर में नहीं जा सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी वैसी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। तो 1939 में भी एक एग्रीमेंट होता है सोवियत यूनियन, आप जानते हैं सोवियत यूनियन और हिटलर के बीच में, और उसमें भी उस एग्रीमेंट में यही बात होती है कि सोवियत यूनियन पे अटैक नहीं करेगा हिटलर। इस ढंग का एग्रीमेंट का पार्ट होता है। बाद में हम देखते हैं कि जो हिटलर है वो उस एग्रीमेंट को नहीं मानता है और सोवियत यूनियन भी अपने तरीके से उस एग्रीमेंट को नहीं मान रहा। हिटलर से समझौता करने के बाद स्टालिन इस गफलत में थे कि हिटलर कभी भी सोवियत यूनियन पर आक्रमण नहीं करेंगे, और ये ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जून 1941 स्टालिन को अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। हिटलर ने ऑपरेशन बाबारोसा की शुरुआत कर दी। रूस के अंदर जर्मनी दाखिल हो गया था। लड़ाकू विमान सोवियत यूनियन के आसमानों में गश्त लगा रहे थे। सैकड़ों जर्मन टैंक सोवियत यूनियन को तबाह करने में लगे थे। हफ्ते भर के अंदर 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। हजारों सैनिकों की हत्या कर दी गई। जर्मनी सोवियत यूनियन में मौत का तांडव कर रहा था। अब तक खुद को सर्वे सर्वा मान रहे स्टालिन को अपनी मौत सामने दिख रही थी। डर के मारे उन्होंने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया और 3 दिनों तक बाहर नहीं निकले। स्टालिन की अगुवाई के बगैर सोवियत यूनियन लगातार अपनी जमीनें खोता जा रहा था। पार्टी के बार बार कहने पर आखिरकार स्टालिन ने खुद को तैयार किया और जर्मनी का सामना करना शुरू किया। लेकिन स्टालिन की मिलिट्री सेंस की कमी सोवियत यूनियन को महंगी पड़ी। जर्मनी अब भी लगातार सोवियत यूनियन के प्रांतों पर कब्जा कर रहा था और स्टालिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। युद्ध को 4 साल बीत गए और तभी मौसम विभाग की ओर से एक सूचना आई। कहा गया कि सोवियत यूनियन में जनवरी महीने से कड़ाके की ठंड होने वाली है। जर्मनी ने खबर को नजरअंदाज किया और ऑपरेशन चालू रखा, और यही उनके लिए काल साबित हुआ। फरवरी 1945 सोवियत यूनियन बर्फ की चादरों से ढका था। इतनी भीषण ठंड झेलने में असमर्थ जर्मनी सैनिक अब बैकफुट पर थे। 2 मई 1945 जर्मन सैनिक बॉर्डर छोड़ गए और सोवियत यूनियन फिर से आजाद था। मगर यह आजादी अब ईस्टर्न यूरोप के लोगों पर भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी स्टालिन की विस्तारवादी नीति। कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो विक्टर्स थे, विक्ट्री परेड आज भी होता है रशिया में, जो विक्टर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो जर्मन कैप्चर टेरिटरी है और जर्मनी को भी उसको हम डिवाइड कर लेंगे। और जर्मन कैप्चर टेरिटरी में बहुत सारे एरिया जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि थे। तो उसमें एग्रीमेंट यह हुआ था कि कुछ एरिया जो कि सोवियत यूनियन के करीब था, जैसे कि पोलैंड सोवियत यूनियन के करीब था और रोमानिया करीब था, जो ईस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप का इलाका आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन के काफी करीब था। तो ये सारे जो है ये ईस्टर्न ब्लॉक और जर्मनी का भी आधा हिस्सा जो ईस्टर्न जर्मनी, तो ये सारे कंट्रीज सोवियत यूनियन के साथ थे। सोवियत यूनियन की विस्तारवादी नीति लिखने में मशगूल स्टालिन उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक थे।
कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं करता। सोवियत यूनियन में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पर था। पश्चिमी देश भी मॉडर्नाइजेशन के लिए सोवियत की नकल करते। लग रहा था कि स्टालिन का रुतबा भी और फैलेगा, लेकिन तभी 1 मार्च 1953 की रात एक घटना घटी। स्टालिन अपने कमरे में अकेले शराब पी रहे थे और तभी उनके सीने में दर्द उठा। लड़खड़ाते हुए वो जमीन पर जा गिरे। बाहर खड़े गार्ड्स को आवाज देने की कोशिश की, मगर उन तक आवाज ना पहुंच सकी। 1 रोज बीता। स्टालिन जब कमरे से बाहर नहीं आए तो उनके गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। देखा कि स्टालिन जमीन पर पड़े थे। उनमें खौफ इतना था कि अभी भी वो स्टालिन को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डरते डरते गार्ड्स ने किसी तरह स्टालिन के शरीर को हिलाया, मगर कोई हलचल नहीं हुई। जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी। एक नेता जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी, वो अकेला पूरे 1 दिन तक कमरे में मृत अवस्था में पड़ा रहा। 3 दिनों तक उनके शरीर को मॉस्को में दर्शन के लिए रखा गया। करोड़ों लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन में पहुंचे, लेकिन यह स्टालिन का अंत नहीं था, क्योंकि सोवियत सरकार स्टालिन को अब घरों तक ले जाने वाली थी। एजुकेशन सिस्टम में स्टालिन की एंट्री हो गई। बच्चे कुछ भी पढ़ते, उसमें स्टालिन का जिक्र जरूर होता। यह सच है कि सोवियत यूनियन की टूट के बाद स्टालिन को लेकर आलोचनात्मक रुख रूस में बढ़ा, लेकिन कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो वो स्टालिन का नाम लिए बगैर पूरा ना हो सकेगा। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। पता वही है radio@aajtak.com। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, इसी पते पर हमें खबर कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।